हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साउंड सी टाटा अकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास, जो कि क्लास 6 का है, वो भी एनसीईआरटी की बुक हमारे अतीत पाठ 1। तो दोस्तों, आप ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। इसमें मैं देखिए पूरा तरीके से मैं समझा के इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, एडिटिंग वगैरह तो मैं करता नहीं, थोड़ी बहुत जो नॉइज़ होती है उसको मैं काट देता हूँ। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा और नोट्स तो ज़रूर बनाइएगा। दोस्तों, ये एनसीईआरटी की बुक है जो आपको आईएएस लेवल का जो पढ़ाई करवा देगी। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये हमारे अतीत जो सामाजिक विज्ञान और कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की। ये एनसीईआरटी के जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। दोस्तों, मैं कोई कॉपीराइट इसलिए नहीं लेना चाहता कि दोस्तों हम एनसीईआरटी की बुक सिर्फ चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे, और मैं चाहता हूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनको समझ में आए, इसके लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। और जो लोग हैं जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं उनके लिए भी ये ठीक है। तो दोस्तों, शुरू में आमुख है, उसके बाद पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति है, उसके बाद आपका भारत का संविधान है, क्यों पढ़ें हम इतिहास, इसके बारे में आपको ही मालूम होगा। इस साल छठी कक्षा में तुम इतिहास पढ़ोगे और कुछ विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। ये सबको मालूम है कि समाज से इतिहास बनता है। और आभार, जो पुस्तक में टाइपिंग वगैरह हुई है और जो मदद किए हैं जो लिखने में, उनके लिए आभार व्यक्त किया गया है। विषय सूची है जो कि आप देख सकते हैं। हमें तो अभी पाठ 1 ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। राशिदा का सवाल। देखिए दोस्तों, ये पाठ जो है क्लास 6 का है। इसमें पाठ को ऐसे पढ़ाया जाता है कि बच्चे अपने आप को ही खुद समझें। जैसे जो बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, राशिदा का सवाल न करके राहुल का सवाल आप कह सकते हैं। बच्चा जो आपके सामने है, राहुल बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो दोस्तों, सही बात है, आप कैसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र ही उतनी नहीं है, 10 से 15 साल उम्र है। तो कैसे पता लगाएं, इसके बारे में जान लेते हैं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो जो इतिहास के बारे में छाप। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो या उसके बारे में जानकारी हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। तो सही बात है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और आखेट को, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। दोस्तों, लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं, जहाँ यहाँ रहने पर वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़े फलों, जंगल के अन्य उत्पाद संग्रह किया करते थे। वे जानवर के आखेट शिकार भी करते थे। दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है, अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो दोस्तों, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया।
उन्होंने भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो दोस्तों ये भी जान लीजिए, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। दोस्तों ये मानचित्र है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। तो दोस्तों ये हिंद महासागर जो श्रीलंका के आसपास, लक्षद्वीप के आसपास है। देखिए दोस्तों, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायता नदियों की पता लगाने का प्रयास करो। तो दोस्तों सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों के में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। तो दोस्तों गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो कि बिहार में पड़ता है। दोस्तों इसके शासक बहुत शक्तिशाली और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। इन हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई थी। लोग सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ी रेगिस्तान और नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए संभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को की चाह में उत्सुकता भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। दोस्तों आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र उपमहाद्वीप प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने में नए तरीके के बारे में एक दूसरे को विचार को अपनाते रहे। देश के नाम दोस्तों अपने देश में प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडिस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध, हिंदोस व हिंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वालों लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। इस बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो दोस्तों ये देख लीजिए, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ ये रहा, जो कि पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसे ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो देख लिए दोस्तों, यह पांडुलिपि। और अतीत के बारे में कैसे हम जान सकते हैं? अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं।
इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी कई पुस्तकों को ढूंढना, पढ़ना और पुस्तकें हाथ से लिखी हुई कारण पांडुलिपि कही जाती। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका शब्द हाथ से निकलता है। ये पांडुलिपियाँ प्रातः पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नाम के पेड़ के छाल के विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान तथा सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य ग्रंथ अन्य प्राकृतिक तथा तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग आदेशों पर यह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके और पढ़ सके, उनका पालन कर सके। दोस्तों, ये चीज़ जो है आप देख रहे हैं, कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के बारे में अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विषयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है, क्या तुम बता सकती हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ थे, ऐसा करवाने की क्या कठिनाइयाँ आती थी। दोस्तों, ये भी आप जानिए, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तो हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विक कहलाता है। पुरातात्विक पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों, अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों अध्ययन करते हैं और औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, खोज करना उनका काम है। चलिए, माय में एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। तो दोस्तों, ये पात्र आप देख सकते हैं। इस तरह से पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दोस्तों, 4700 वर्ष पूर्व मतलब हम लोगों जैसे लगभग 50-60 पुश्तों के पीछे। दाएं देखिए, एक चांदी पुराने चांदी का सिक्का है दोस्तों। और फिर है, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों का यह सिक्का कैसा भिन्न है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धात से बनी होती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं और उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष कुछ मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार
तथा पुरातात्विक उन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों को इस अतीत के अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के बीच तथा व्यापारियों के जीवन शिल्पकारों के जीवन से भिन्न और बहुत भिन्न था, जो कि जैसा कि हम देखते हैं उस समय भी के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप में अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह भेद अतीत भी विद्यमान है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अन्य तरह के भेद और उनके शासक अपनी उस विजयालेखा जोखा रखते हैं। यही कारण है कि उस शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक आम आदमी के प्रायः कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उन जीवन में जानने को मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो दोस्तों, सही है, जहाँ जहाँ भी अभी तक स्रोत मिले हैं उसके बारे में ही खोजा जा सकता है कि हालांकि पूरे पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पे पुरातात्विक चीज़ें हैं उसके बारे में कैसे जाने। खोज चल रही है। तिथियों का मतलब दोस्तों सुन लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे 2000 या इस तरह की कोई वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह का जन्म के समय 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। चलिए दोस्तों, इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईपू मतलब ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा पाती हो या पाते हो तो एनो डामिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य है मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजों के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है तथा बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। दोस्तों, अब अन्यत्र देखते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ा, अभिलेख के सतहों को उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख जो कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे, सभी अभिलेखों के लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बदलाव आ चुका। विद्वान यह कैसे जान पाते थे कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि अर्थ निकालने और एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार में अज्ञात लिपि को जानने एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका की देश में मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहे। दोस्तों, ये चित्रों को देखिए जो कि पोटोलम MIIS ये शब्द हैं। अब ध्यान से देखिए, PTOLMIIS KLIOPADT, ठीक है दोस्तों, RA। दोस्तों,
मिस्र में उत्तरी तट पर रोस्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्री के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम से एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यह एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो यह आसानी से अभिलेखों को भी पढ़ सके। दोस्तों, उपयोगी शब्द आप देख लीजिए। पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये चीज़ें आप जान लीजिए। कल्पना करो कि तुम एक पुरातात्विक साक्षात्कार लेना है। उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जिनसे तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में कमेंट में लिखिए कि आपको किसके बारे में जानना है, तो मैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। चलिए दोस्तों, आप ये सुमेलित करने वाला है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उसके बारे में आप जान लीजिए। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिले थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष से पूर्व शुरू हुआ है। तो दोस्तों, आप इसमें देख लीजिए और सुमेलित कर लीजिए। और अंतर बताने के लिए दोस्तों आप इसमें मिलाइए। चलिए दोस्तों, आओ चर्चा करें हैं, आओ करके देखे हैं। तो दोस्तों, आओ करके जो देखे हैं वो आप करेंगे और आओ चर्चा करें ये आप अपने कक्षा में करेंगे। तो चलिए, अगर आपको भी थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो हमारे वीडियो में आप अंत में कमेंट करिए। और देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।